नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके मास्टर रिवीजन क्लास में, जिसमें हमने पूरी कोशिश की है कि पूरे चैप्टर को बहुत शॉर्ट में, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में, बच्चों की भाषा में आपको पूरा चैप्टर समझाने की, पूरे चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्ट कर लिया है ताकि आपको पता लग जाए कि पेपर में आपको आंसर लिखना क्या है। ये वीडियो सभी के लिए है। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो भी वीडियो बहुत काम आएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट और बहुत शॉर्ट और ईजी लैंग्वेज रखा गया है। और अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें 100% कंटेंट इंक्लूड किया है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं आपका मास्टर रिवीजन क्लास चैप्टर 9 के साथ, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जैसे कि आप जानते हो कि आपका जो टॉपिक है केवल हेरिडिटी है, इवोल्यूशन आपके जो सिलेबस से डिलीटेड है। तो ऐसा ही वीडियो बनाया गया, केवल हेरिडिटी का रिवीजन है ये, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले जेनेटिक। जेनेटिक ना एक साइंस का ब्रांच होता है, इसमें दो चीज़ों की स्टडी होती है, एक हेरिडिटी का और एक वेरिएशन का। इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बस इतना याद रखना आपको शॉर्ट में। जेनेटिक का मतलब होता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन का, हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करना। बस इतना ही कीवर्ड आपको याद रखना है। फिर ये हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स। जो ट्रेड्स होता है ना, जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जब हमारे ट्रेड, जब हमारे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं तो उसी को साइंस में हेरिडिटी कहते हैं। वेरिएशन क्या होती है? द डिफरेंस इन द कैरेक्टर। अब ट्रांसफर होने के बावजूद भी जब हमारे ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है ना, उसके बावजूद भी ना कुछ डिफरेंस आता है दो जनरेशन के बीच में। द डिफरेंस इन द कैरेक्टर और ट्रेड्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर में जो डिफरेंस आता है उसको वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन के दो कैटेगरी होते हैं, मतलब दो टाइप से वेरिएशन आती है। एक को बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन, एक होता है गैमेटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन, गैमेटिक वेरिएशन। जल्दी रिवाइज करते हैं, इस पेज में हमने क्या जाना। सबसे पहले मैंने आपको बताया जेनेटिक होती क्या है। तो जेनेटिक में स्टडी की जाती है दो चीजों की, एक हेरिडिटी का और एक वेरिएशन का। हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी वो कैरेक्टर, जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफर किए जाते हैं। वेरिएशन क्या होता है? तो डिफरेंस इन द कैरेक्टर और ट्रेट्स, हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच जो ट्रेट्स का डिफरेंस आता है उसको वेरिएशन कहते हैं। डिफरेंस इन द कैरेक्टर और ट्रेट बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच के कैरेक्टर का जो डिफरेंस आता है उसे वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन के दो क्लासिफिकेशन होती है, एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, एक होता है गैमेटिक वेरिएशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम अगले पेज पर आएंगे कि सोमैटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन में फर्क क्या होता है। जो सोमैटिक वेरिएशन होता है वो टेक प्लेस इन द बॉडी सेल, ये बॉडी के सेल में आता है। जो हमारे बॉडी के सेल होता है ना, अगर उसके अंदर कोई वेरिएशन आती है तो उसे सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। गैमेटिक वेरिएशन टेक प्लेस इन द गैमेट्स, ये गैमेट्स में आता है। जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है ना हमारे, जैसे लड़कों में स्पर्म होता है रिप्रोडक्टिव सेल, लड़कियों में ओवम होता है रिप्रोडक्टिव सेल। तो जब हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में डिफरेंस आता है तो उसे गैमेटिक वेरिएशन कहते हैं, और जब बॉडी के सेल में डिफरेंस आता है उसे सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। नाइदर इनहेरिटेड नो ट्रांसमिटेड, ना तो ये इनहेरिटेड होती है और ना ये अगली जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ये वाली वेरिएशन ना तो आपको इनहेरिटेड होगी ना अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगी। जबकि ये इनहेरिटेड भी होती है, माता पिता से भी मिलता है, एंड एज वेल एज ट्रांसमिटेड, और आप इसे अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर करते हो। ऑल्सो नॉन एज एक्वायर्ड ट्रेट, इनको एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। जो आपने एक्वायर्ड किया, आपकी बॉडी ने एक्वायर्ड किया है, इसलिए एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं। ऑल्सो नॉन एज इनहेरिटेड ट्रेट, जबकि इसको इनहेरिटेड ट्रेट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आपको इनहेरिटेड हुआ है, आपको प्राप्त हुआ है। जैसे बोरिंग ऑफ पिना, जैसे पिना होता है कान में हम लोग छेद कराते हैं, तो जरूरी नहीं कि बच्चे के कान में भी छेद हो, तो ये आपके बॉडी ने एक्वायर्ड करा है। बोरिंग ऑफ पिना, कटिंग ऑफ टेल इन डॉग, अगर कुत्ते की पूंछ कट जाएगी या काट देंगे तो जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे जो होंगे, जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो पूंछ के साथ होंगे, बिना पूंछ के नहीं होंगे। तो ये सब सोमैटिक वेरिएशन है। क्योंकि गैमेटिक वेरिएशन में क्या होता है? ह्यूमन की हाइट, अगर आपके माता पिता की हाइट बड़ी है ना, तो 100% चांस होता है कि आपकी हाइट भी बड़ी होगी। स्किन का कलर, अगर मान लीजिए आप एकदम बिल्कुल अफ्रीका में हो, आपके स्किन का कलर जो है वो थोड़ा ब्लैक है, दोनों माता पिता के स्किन का कलर थोड़ा ब्लैक है, तो बच्चे जो होंगे उनके स्किन का कलर भी ब्लैक होगा। तो स्किन का जो कलर होता है वो गैमेटिक वेरिएशन में आती है। नाउ वेरिएशन इन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जो होती है ना बहुत कम होती है। वह ऑर्गेनिज्म जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, जैसे अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, बहुत सारे आपने एग्जांपल देखा था। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं उनमें वेरिएशन बहुत कम होती है। वेरिएशन आर फ्यूअर, बहुत कम वेरिएशन होती है। तो क्वेश्चन ये आता है वाई, ऐसा क्यों होता है? जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे होते हैं उनमें वेरिएशन कम क्यों होती है? उसका रीजन है एक्वायर्ड ड्यू टू द स्मॉल इनइक्वेलेंस इन डीएनए कॉपी, क्योंकि उसमें डीएनए की कॉपी होती है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें डीएनए की कॉपी होता है, जिसे म्यूचुएशन भी बोलते हैं। तो उसमें डीएनए की कॉपी होती है, इसलिए वेरिएशन बहुत ज्यादा कम होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं।
जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, जैसे ह्यूमन और एनिमल की बात करें, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है। तो आपसे पूछा जाएगा क्यों भाई, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे पैदा होने में वेरिएशन इतनी ज्यादा क्यों होती है? तो उसका रीजन है अकर ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। पहला रीजन है क्रॉस होता है, हमारे क्रोमोसोम क्रॉस होता है। दूसरा सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, हमारे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जैसे एक्स 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 वाई ये सब सेपरेट होते हैं। और तीसरा म्यूटेशन भी होती है, हमारे क्रोमोसोम आपस में डीएनए जो होता है वो म्यूटेशन करते हैं, समय के साथ वो चेंज भी होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा क्यों होती है, तो उसके तीन रीजन है। एक तो क्रॉसिंग की वजह से, दूसरा सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से, और तीसरा म्यूटेशन की वजह से। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, अब वेरिएशन क्यों जरूरी है, वेरिएशन होना क्यों जरूरी है, ये अगले पेज पर आएगा। तो इस पेज पर हमने क्या जाना, मैंने आपको बताया सोमैटिक और गैमेटिक वेरिएशन में फर्क क्या होता है। ये बॉडी के सेल में होता है, बिल्कुल कीवर्ड याद रखिए, सिंपल आप एक एक वर्ड भी याद कर लोगे ना तो इनफ है पेपर के लिए। ये साइंस का पेपर है, लैंग्वेज इतना मायने नहीं करता, नॉलेज मायने करता है। तो कीवर्ड याद रखिए, सोमैटिक वेरिएशन बॉडी सेल में होता है, गैमेटिक वेरिएशन रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। सोमैटिक वेरिएशन नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड होता है, गैमेटिक वेरिएशन इनहेरिटेड भी होता है, ट्रांसमिटेड भी होता है। सोमैटिक वेरिएशन को एक्वायर्ड ट्रेट्स के नाम से जानते हैं, गैमेटिक वेरिएशन को इनहेरिटेड ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। सोमैटिक वेरिएशन का आप एग्जांपल दे सकते हो बोरिंग ऑफ पिना या कटिंग ऑफ टेल इन डॉग, और गैमेटिक वेरिएशन का एग्जांपल दे सकते हो ह्यूमन की हाइट और स्किन का कलर। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे होते हैं उनके अंदर वेरिएशन बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल इनइक्वेलेंसी पाई जाती है डीएनए कॉपी में। जब डीएनए की कॉपी होती है उसमें बहुत कम फर्क होता है, इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे पैदा होते हैं उनमें वेरिएशन बहुत कम होती है। वहीं पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे होते हैं उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या है? उसके तीन रीजन है। एक तो क्रॉसिंग होती है क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, और दूसरा समय के साथ डीएनए हमारा चेंज भी होता है थोड़ा सा। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन जरूरी क्यों है, बॉडी में वेरिएशन होना जरूरी क्यों है? तो इसके दो रीजन आप दे सकते हो। इट हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प करता है। समय के साथ जो एनवायरमेंट चेंजेस होगा हम उसको एक्वायर कर पाएंगे, तो ये सर्वाइवल बेनिफिट देता है। दूसरा, इट हेल्प इन इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है, नया जीव बनने में भी मदद करता है। अब क्योंकि इवोल्यूशन आपका डिलीटेड टॉपिक, तो थोड़ा सा आपको बताता हूं। इवोल्यूशन का मतलब है नया ऑर्गेनिज्म बनाने में भी हेल्प करता है। तो वेरिएशन दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो सर्वाइवल होने के लिए, दूसरा जो आपका इवोल्यूशन है, नया ऑर्गेनिज्म है, वो बनने के लिए। फादर ऑफ जेनेटिक, जेनेटिक के फादर किनको बोलते हैं? इनको बोलते हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल। याद रखोगे, ग्रेगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने एक प्लांट लिया था, पी प्लांट, जिसको पाइसम सेटाइवम कहते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल, मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया था? तो गार्डन पी प्लांट। एक तो याद रखना गार्डन पी प्लांट, लेकिन ब्रैकेट में ये भी लिख के आना पाइसम सेटाइवम, ये साइंटिफिक नेम है गार्डन पी प्लांट का। वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, अब मेंडल ने केवल पी प्लांट ही क्यों लिया, मटर का पौधा ही क्यों लिया? कोई तो रीजन होगा। तो उसके चार रीजन दे सकते हो। शॉर्टर लाइफ एंड ग्रो फास्ट, एक तो शॉर्ट लाइफ होता है, जल्दी ग्रो करता है, शॉर्ट लाइफ होता है। लार्जर सीड, इसके आप एक बार में बहुत सारे सीड्स आपको मिल जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आपको मिल जाएंगे। आप देखते हो मटर छिलते हो उसमें 3 से 4 से 5 आपको सीड एक ही मटर के अंदर उसमें मिल जाते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं। आप मटर को छील के देखो, उसमें कुछ गोल मिलेंगे, कुछ रिंकल मिलेंगे, कुछ आपको हरे मिलेंगे, कुछ आपको पीले मिलेंगे। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाया जाता है मटर में बहुत ज्यादा। और तीसरा, मटर में सेल्फ पॉलिनेशन भी पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी पाया जाता है। तो इन चार रीजनों की वजह से मेंडल ने मटर का पौधा ही लिया था, पी प्लांट लिया था। पहला, इसका शॉर्ट लाइफ होता है, ग्रो फास्ट होता है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स मिल जाते हैं, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पाए जाते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, एक को डिहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डिहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट, दो पी प्लांट लेंगे, दो मटर का पौधा लेंगे विथ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, लेकिन उनका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर केवल एक लेंगे। अभी सर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, बहुत कम बच्चों को पता होता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब बच्चों उल्टा कैरेक्टर, जैसे एक मटर का पौधा हमने लंबा लिया तो दूसरा हम छोटा लेंगे, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ह्यूमन के बीच में देखो तो एक गोरा व्यक्ति ले लिया और एक स्किन का कलर जिसका काला होगा, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। क्लियर हो गया? कॉन्ट्रास्टिंग मतलब उल्टा। तो हम मटर के पौधे लेंगे, दो मटर के पौधे लेंगे, उनके बीच क्रॉस कराएंगे, लेकिन उनका वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा, केवल एक ही पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा। जैसे लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या हरा हो सकता है, पीला हो सकता है, गोल हो सकता है, रिंकल हो सकता है। तो इस प्रकार को उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जब केवल एक कैरेक्टर को ध्यान रखते क्रॉस कराते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, इस पेज पे हमने क्या जाना। मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन का एडवांटेज क्या है, एक तो सर्वाइवल बेनिफिट देता है और दूसरा इवोल्यूशन। बस कीवर्ड याद रखिए, सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, इवोल्यूशन बेनिफिट मिलता है। फादर ऑफ जेनेटिक किसे बोलते हैं? तो ग्रेगोर जॉन मेंडल को बोलते हैं। उन्होंने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था? तो पाइसम सेटाइवम, गार्डन पी प्लांट।
उन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया? तो एक तो शॉर्ट लाइफ होता है, ग्रो फास्ट होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ सीड्स मिल जाते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं बहुत सारे, और सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन पाए जाते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक मोनोहाइब्रिड और एक डीहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट, दो पी प्लांट लेंगे लेकिन उनका वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे, यानी अलग अलग कैरेक्टर लेंगे एक का। आगे लिखा हुआ भी है वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल देखिए, क्रॉस बिटवीन अ टॉल, एक टॉल ले लिया एंड एक शॉर्ट प्लांट, एक टॉल प्लांट ले लिया एक शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट प्लांट को ड्वार्फ प्लांट भी बोलते हैं साइंस में, तो बात एक ही, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो एक टॉल प्लांट लेंगे एक शॉर्ट प्लांट लेंगे, तो हम केवल एक कैरेक्टर ले रहे हैं, एक टॉल और एक शॉर्ट, तो हम केवल एक कैरेक्टर ले रहे हैं, इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल देखिए, इसको क्रॉस करा कैसे था मेंडल ने, एक्सपेरिमेंट देखिए। तो हमने पेरेंट्स ले लिया, एक टॉल प्लांट ले लिया एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया, हमने पेरेंट्स ले लिया, एक टॉल प्लांट एक ड्वार्फ प्लांट है। टॉल प्लांट को बड़े टी से लिखते हैं क्योंकि इसको हम डोमिनेंट मानते हैं, याद रखिए जिसको डोमिनेंट मानते हैं ना उसको कैपिटल से लिखते हैं, जिसको रिसेसिव मानते हैं उसको स्मॉल से लिखते हैं। अभी डोमिनेंट और रिसेसिव आगे आएगा तब आपको बताऊंगा। एक कैपिटल लेना है एक स्मॉल लेना है, अब ये अलग अलग हो जाएंगे दोनों, इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे, ये भी आपके अलग अलग हो जाएंगे, पहला जाएगा पहले के साथ, पहला जाएगा दूसरे के साथ, क्लियर हो गया। फर्स्ट के साथ, फर्स्ट सेकंड के साथ, ऐसी सेकंड वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, तो ये चार कैरेक्टर बनते हैं, चार बनते हैं, इसे बोलते हैं F1 जनरेशन। अब क्योंकि रिवीजन क्लास है तो मुझे लगता है ये सब आपको आता होगा, ठीक है, ये सब आपने कर रखा होगा, फिर भी आपको जानना हो तो देखो ऐसा होता है कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये कैपिटल टी ले लिया, ये भी कैपिटल टी ले लिया, ये स्मॉल टी ले लिया, ये भी स्मॉल टी ले लिया, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ कैपिटल स्मॉल, फर्स्ट वाला सेकंड के साथ कैपिटल स्मॉल, सेकंड वाला फर्स्ट के साथ कैपिटल स्मॉल, और सेकंड वाला सेकंड के साथ कैपिटल स्मॉल। तो चार केसेस बनेंगे F1 के, और चारों केसेस में टॉल प्लांट होंगे क्योंकि आपने कैपिटल टी को ना डोमिनेंट माना है। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट जो होंगे टॉल होंगे। अब F1 और F1 का क्रॉस करेंगे, यानी दो प्लांट ले लेंगे ये वाले और इनके बीच क्रॉस करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी देख सकते हो, चारों में कोई भी ले लो आप, सेपरेट कर लो, कैपिटल स्मॉल, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, सेकंड वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, तो ये चार केसेस बनेंगे। इसे बोलते हैं F2 जनरेशन, सेकंड जनरेशन। F2 जनरेशन में एक प्लांट तो बहुत लंबा होगा, एक प्लांट बहुत छोटा होगा, बाकी दो प्लांट जो होंगे लॉन्ग होंगे, तो हम बोलेंगे तीन प्लांट लॉन्ग है और एक प्लांट जो है वो शॉर्ट है, वो ड्वार्फ है। तो इस प्रकार से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। पहले पेरेंट्स आपको लेना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका क्रॉस करना है, फिर आपको F1 के दो प्लांट लेने हैं, उनके बीच क्रॉस करना है, तो F2 बनेगा। इसे F1 बोलते हैं, ये वाला केस F1 का होता है, ये वाला केस F2 का होता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें सीखने को क्या मिला? तो इस एक्सपेरिमेंट से कुछ बेसिक चीजें हमने सीखा, तो उसे हम बोलते हैं रिजल्ट। रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन क्या मिला? मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने सीखा क्या? हमने सीखा कि पहली जनरेशन में F1 का मतलब फर्स्ट जनरेशन में ऑल प्लांट वेयर टॉल, सारे प्लांट टॉल थे, तो जो डोमिनेंट होगा ना उस पे जाएगा सारे के सारे प्लांट इन F2। लेकिन F2 में 3/4 प्लांट जो थे टॉल थे, यानी चार में से तीन प्लांट टॉल थे, लेकिन 1/4 यानी चार में से एक प्लांट जो था वो शॉर्ट भी था, तो इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो होता है टॉल एंड ड्वार्फ का रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो में तीन प्लांट लॉन्ग थे और एक प्लांट शॉर्ट था, इसे बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो थोड़ा डिटेल में होता है। जीनोटाइपिक रेशियो में सही से देखना होता है अंदर तक, तो आप देखोगे एक प्लांट ऐसा था जो बहुत लंबा था, कैपिटल टी, दो प्लांट जो थे वो ठीक ठाक लंबे थे, जबकि एक प्लांट बहुत छोटा था, तो इसको जीनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। तो एक फिनोटाइपिक एक जीनोटाइपिक। नाउ डी हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डी हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लेंगे, डी हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लेंगे, क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट, फिर से दो पी प्लांट लेंगे, हैविंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बस इस कीवर्ड को पकड़ के बैठ जाइए, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दो पेयर होंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी आप दो कैरेक्टर देखेंगे, यानी टॉल भी हो और राउंड भी हो, दो कैरेक्टर ले लिए के, शॉर्ट भी हो और रिंकल भी हो, तो दो कैरेक्टर एक का, दो कैरेक्टर एक का। तो जब दो कैरेक्टर के बीच क्रॉस होता है तो डी हाइब्रिड क्रॉस कहता है, इसी को डी हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। डी हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट देखिए, हमने पेरेंट्स ले लिया, पेरेंट्स में हमने लिया राउंड एंड ग्रीन, देखो दो कैरेक्टर लिया, एक राउंड है और ग्रीन है, तो दो कैरेक्टर हो गए ना, राउंड को कैपिटल आर से और ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया गया है। रिंकल लिया, येलो लिया, तो दो कैरेक्टर इसके भी है, एक रिंकल और एक येलो। रिंकल को हमने छोटे आर से लिया और येलो को मैंने कैपिटल वाई से लिया है। तो इनकी जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी ना, फर्स्ट जनरेशन जो पहली जनरेशन होगी वो राउंड एंड येलो होंगी, सारे के सारे राउंड एंड येलो होंगे, ये होंगे इनकी फर्स्ट जनरेशन। क्लियर हो गया? यहां से कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, यहां से कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई, तो इसको बोलते हैं राउंड एंड येलो। याद कर लेना, राउंड एंड येलो। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट राउंड एंड येलो होंगे, तो ये फर्स्ट जनरेशन था डी हाइब्रिड क्रॉस में। दोबारा बता दूं, हमें मोनोहाइब्रिड से सीखने को क्या मिला? हमें सीखने को मिला कि F1 में सारे प्लांट जो थे वो टॉल थे,
F2 में 4 में से 3 प्लांट टॉल थे और 4 में से 1 प्लांट शॉर्ट था। इनका फिनोटाइपिक रेशियो था 3 और 1 का और जीनोटाइपिक रेशियो था 1:1 का। डी हाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, 2 पी प्लांट लेते हैं लेकिन 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विच क्रॉस कराते हैं। जैसे राउंड ग्रीन 2 कैरेक्टर है, रिंकल येलो 2 कैरेक्टर है। राउंड को कैपिटल आर से, ग्रीन को स्मॉल वाई से, रिंकल को स्मॉल आर से, येलो को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया। जब पहली जनरेशन होगी तो वो राउंड और येलो होगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये होगी। अब हम निकालेंगे इनका दूसरा जनरेशन। तो दूसरे जनरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F1 क्रॉस F1। जो F1 के 2 आए थे ना, फर्स्ट जनरेशन के 2 प्लांट ले लिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। अब इनके बीच क्रॉस करेंगे, तो जब इनके बीच क्रॉस करेंगे तो 16 ये बनेंगे 16 केसेस। अब कैसे बनेंगे 16 केसेस मैं आपको बताता हूं। यहां से आपको 4 चीजें मिलेंगी। यहां से आपको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहला मिल गया। कैपिटल आर स्मॉल वाई, आर इसका काम खत्म। अब इस पे छोटे आर पे ध्यान दो, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो 4 मिल गया ना ये। तो ये देखिए पहला ये रहा सेम, दूसरा देखिए ये रहा, तीसरा देखिए ये रहा, चौथा देखिए ये रहा। क्लियर हो गया। ये कहां से आए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके भी 4 होंगे सेम, यही सेम ही चीज है ना, ये देखिए सेम ही तो है, एक जैसे बिल्कुल सेम है। तो इसके भी 4 यही होंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई देखिए ये रहा, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये रहा, ये इसका है, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये रहा और ये रहा। तो ये अब इनके बीच क्रॉस करेंगे। क्रॉस कैसे करेंगे, देखिए एक समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई लेकिन स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई लेकिन स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये रहा, कैपिटल आर स्मॉल आर ये देखिए और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये देखिए। तो जैसा अगर आपने पहला कर लिया, अब इनके बीच फर्स्ट का फर्स्ट से, फर्स्ट का सेकंड से, फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का फोर्थ से, फिर इनका फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फर्स्ट का सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। तो ये आपका टोटल बनेगा 16 केस। इस टाइप से बनेंगे। अब आप क्योंकि रिवीजन क्लास में हो, ये मेरा वीडियो देख लेना, मेन नोट्स का वीडियो, इसमें मैंने पूरा टेबल समझा रखा है, ठीक है। अभी आप याद कर लो क्योंकि आपका रिवीजन वीडियो है ये। इसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला, फिनोटाइपिक रेशियो मिला कि हमें 9 प्लांट ऐसे मिले जो राउंड और येलो थे, 3 प्लांट ऐसे मिले जो राउंड और ग्रीन थे, 3 प्लांट ऐसे मिले जो रिंकल और येलो थे और 1 प्लांट ऐसे मिला जो रिंकल और ग्रीन थे। हमने ऐसे याद कराया बच्चों को, राउंड येलो राउंड ग्रीन, ऐसे याद रखो, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल येलो रिंकल ग्रीन। तो बात सुनिए, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल येलो रिंकल ग्रीन, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल ग्रीन। ये रेशियो सबको याद आता है, 9 3 3 3 1। ये भूल जाते हैं बच्चे। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो होता है। जीनोटाइपिक आपके सिलेबस में नहीं है 10th क्लास में, ये आगे जाके पढ़ोगे। नाउ मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने इनहेरिटेंस के 3 लॉ दिए थे। एक को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये होता क्या है, तो सबसे लॉ ऑफ डोमिनेंस देखिए। दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ कहता है कि व्हेन टू अल्टरनेटिव फॉर्म और ट्रेट, जब 2 अलग अलग ट्रेट आपस में मिलते हैं और कैरेक्टर मिलते हैं, आर प्रेजेंट इन एज ए ऑर्गेनिज्म, और वो दोनों मिलकर एक ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, ओनली वन फैक्टर, ये है मेन आंसर ये है, ठीक है। जब 2 अलग अलग ट्रेट आपस में मिलते हैं और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ना, तो ओनली वन फैक्टर, कोई एक ही फैक्टर ऐसा होता है जो एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को। केवल एक ही फैक्टर ऐसा होता है जो एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को F1 में, F1 प्रोगेंसी में, नहीं पहली जनरेशन में, और उसी को डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। क्लियर हो गया। जबकि जो दूसरा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं। दे आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। द अदर दैट रिमेन मार्क इज कॉल्ड रिसेसिव। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो अपने आप को मास्क रहता है, मास्क मतलब जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको रिसेसिव कहते हैं। तो जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो डोमिनेंट होगा। सिंपल याद रखिए, जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो डोमिनेंट होगा, और जो F1 में मास्क्ड होता है, मास्क मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उनको रिसेसिव कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ कहता है कि द फैक्टर एट एलिस, जो एलिस के फैक्टर होते हैं ऑफ ए पेयर, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। During an example, recessive only one the factor, they do not show only a plundering but simply remain together। कहने का मतलब ये है, अगर आप ये लैंग्वेज याद ना कर पाओ तो कहने का लॉ का सेग्रीगेशन ये है कि मान लीजिए कैपिटल टी है, ये है ना, और स्मॉल टी, ये एलिस बोलते हैं। ये दोनों आपने अभी अलग अलग किए थे ना, ये बताइए, अलग अलग किए थे ना इनको, अलग अलग किए थे ना इनको, तो इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं कि आपको अलग अलग करना पड़ेगा।
द लॉ स्टेट दैट द फैक्टर एट एलिस ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला? आप यहां तक याद कर सकते हो, आगे याद ना करो तो कोई भी बात नहीं। सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, बस इतना याद कर लो, बहुत है। इतना भी याद कर लोगे तो आपके लिए इनफ है। ये लॉ कहता है कि जो फैक्टर होते हैं एलिस के, एक पेयर वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। नाउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस सॉर्ट में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस सॉर्ट में कहते हैं कि भले ही हम माता पिता के दोनों के गैमेट से मिलकर बने, लेकिन हम फिर भी इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारे कैरेक्टर बिल्कुल अलग होंगे। दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ कहता है कि टू फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर एसॉर्ट, जो दो माता पिता के जो फैक्टर हैं वो एसॉर्ट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं आउट इंडिपेंडेंटली, अलग अलग इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द फैक्टर ऑफ अदर कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन। अगर आपको ये याद ना हो तो सिंपल याद रखो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, एच डी याद करना हो तो, बट मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। वो ये कहता है कि भले इंडिपेंडेंस, और नाम ये इंडिपेंडेंट, भले ही हम अपने पेरेंट्स के एक्स एक्स या एक्स वाई, हम अपने पेरेंट्स के गैमेट्स से मिलकर बने हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो ट्रेट्स होंगे ना वो इंडिपेंडेंट होंगे, हम फिर भी अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो आप इसे बना के भी लिख सकते हो कि भले ही हम प्रोडक्ट अपने माता पिता के, भले ही हमारी फॉर्मेशन हमारे माता पिता के गैमेट से मिलकर बनाओ, पेरेंट्स से गैमेट के मिलकर बनाओ, लेकिन फिर भी हमारे जो ट्रेट्स होंगे खुद के वो अलग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे पेरेंट्स से। नाउ जेंडर डिटर्मिनेशन, ह्यूमन के जेंडर डिटर्मिनेशन, मेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। इस 23 पेयर क्रोमोसोम में एक पेयर ऐसा होता है जो जेंडर को डिटरमाइन करता है। ऐसी फीमेल में भी 23 पेयर में से केवल एक पेयर ऐसा होता है जो जेंडर को डिटरमाइन करता है। उस क्रोमोसोम का नाम है XY, और फीमेल में उस क्रोमोसोम का नाम है XX। क्लियर हो गया? 23 पेयर, एक पेयर ऐसा होता है जो जेंडर डिटरमाइन करता है, एक पेयर ऐसा होता है जो जेंडर डिटरमाइन करता है। उस पेयर का नाम है XY, उस पेयर का नाम है XX। अब ये कैसे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं इस प्रकार से, बिल्कुल वही जो आपने पढ़ा था, XY बॉयज का, XX गर्ल्स का। ये सेपरेट हो जाएंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से, ये भी सेपरेट हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, फर्स्ट वाला सेकंड फर्स्ट के साथ। तो ये चार आपको मिलेंगे इस प्रकार से, जिसमें आप देखोगे 50% फीमेल होने के चांस होते हैं और 50% मेल होने के चांस। आई होप आप सबको आता होगा, ये आपने पढ़ रखा होगा कि XX और XY। अब ये अलग अलग करोगे तो XX अलग अलग हो जाएगा, और ये करोगे तो XY अलग अलग हो जाएगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ तो XX, फर्स्ट वाला सेकंड के साथ तो X और Y, ये सेकंड वाला फर्स्ट के साथ तो XX, और सेकंड वाला सेकंड के साथ तो XY। तो ये वाला केस और ये वाला केस फीमेल के होते हैं, ये वाला केस मेल के होते हैं। तो 50% चांस होते हैं फीमेल होने के, 50% चांस होते हैं मेल होने के। अब एक चीज नोट याद रखना, कई बार क्वेश्चन में आता है, घुमा फिरा के पूछते हैं कि हमारे समाज में रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फीमेल को लड़की पैदा होने के लिए, जबकि उसका मेन रिस्पॉन्सिबल मेल है, क्योंकि उसके पास XY क्रोमोसोम है। भाई फीमेल की कोई गलती नहीं, उसके पास तो X क्रोमोसोम है, आप जो क्रोमोसोम उसको दोगे उसके अकॉर्डिंग बच्चा होगा। तो मेल रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों कि घर में लड़की पैदा हुई या लड़का पैदा हुआ। तो नोट याद रखना, फादर या मेल इज रिस्पॉन्सिबल, फादर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बच्चे का फॉर द जेंडर ऑफ फॉइटस, फॉइटस के जेंडर के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, मैंने अभी आपसे बोला था, ऐसा जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है F1 जनरेशन में, उसी को डोमिनेंट जीन बोलते हैं। ऐसा जीन जो पहली जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसको डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? द जीन विच इज इनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, ऐसा जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता डोमिनेंट जीन के सामने, ऐसा जीन, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा ट्रेट जो अनेबल होता है एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। जब डोमिनेंट जीन के सामने कोई दूसरा अपना कैरेक्टर ट्रेट एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो उसको रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, ये आपका लास्ट टॉपिक था बच्चों, ये लास्ट टॉपिक था। इस पेज पे हमने जाना कि मेल और फीमेल जेंडर डिटरमाइनेशन क्या होता है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, डोमिनेंट ट्रेट कौन होता है, तो ऐसा जीन जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। सिर्फ कीवर्ड याद रखिए, ऐसा जीन जो एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को F1 जनरेशन में। रिसेसिव जो अनेबल टू एक्सप्रेस,
अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक आपके चैप्टर 9 का, जिसमें यही आप अगर याद कर लोगे ना, बिलीव मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन क्लास में।